जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की और राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका आर्टिकल 23 और 24 में दिया हुआ है, और जो रिलीजियस फ्रीडम है वो आपका 25 से 28 के बीच में दिया हुआ है। तो 23 से स्टार्ट करते हैं। 23 जो है आपका है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है और फोर्स लेबर क्या होता है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है सेलिंग एंड बाइंग मैंस वुमेन्स लाइक गुड्स एंड इंक्लूड्स इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर इमोरल एंड अदर पर्पसेस। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को, कोई वुमन है, कोई मैन है, कोई बच्चा है, किड है, फीमेल है, तो उनको जब हम सामान की तरह बेचते हैं, यानी किसी ने देखा कि आपने देखा होगा कि अगवा कर लिया जाता है, उनको उठा लिया जाता है और उनको किसी दूसरे शहर में ले आके बेच दिया जाता है ताकि वहाँ पे उनसे स्लेवरी करवाई जा सके, या कभी कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उनका होता है तो कमर्शियल सेक्सुअल एक्टिविटी में डाल दिया जाता है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है आपका ह्यूमन ट्रैफिक में आता है। ठीक है। बैगर क्या होता है? बैगर का मतलब है कि कंपल्सरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन। तो जब किसी पर्सन को आपने उससे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, उससे कोई भी काम करवा रहे हैं और उसको कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, तो वो बैगर में आता है। एज पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन है, जो कि कोर्ट ने कई बार बोला है, ये उसकी डेफिनेशन है, ये वहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद है फोर्स लेबर। फोर्स लेबर क्या होता है? जब आप किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ उससे काम करवाते हैं, तो तब उसको हम फोर्स लेबर कहते हैं। अगर हम किसी को जो मिनिमम वेजेस फिक्स कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, बाय स्टैच्यूट, बाय लॉ, उससे भी कम अगर उसको हम पैसे दे रहे हैं और तब भी उससे काम करवा रहे हैं, तो उसको भी जो है फोर्स लेबर की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो जब मिनिमम वेजेस जो सरकार ने स्टैट्यूटरी एक्ट के थ्रू पास कर रखा है, मिनिमम वेजेस एक्ट भी है, और उससे कम में हम काम करवा रहे हैं किसी को, तो वो भी फोर्स लेबर की कैटेगरी में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसको भी एक्सप्लॉयटेशन माना जाएगा, और उस पर्सन का राइट है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को कोर्ट करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट जाके रेमेडी सीख कर सकता है। ठीक है। तो चलिए मेन जो आर्टिकल उसको देख लेते हैं। तो आर्टिकल 23 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, यानी इस तरीके का जो ट्रेड होता है ह्यूमन का, और जिसके अंदर उनको बेचा खरीदा जाता है और उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, इस तरीके का ट्रैफिक जो है, बैगर और किसी को बिना पैसे के काम करवाना, ये अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, या इस तरह के दूसरे जितने भी फोर्स लेबर हैं, आर प्रोहिबिटेड। ये सब जो है प्रतिबंधित हैं या प्रोहिबिटेड है। ठीक है। यानी ऐसा नहीं कराया जा सकता। प्रोहिबिशन का मतलब कि कंप्लीटली बैन है, ये इस तरीके से कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। एंड एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन, यानी जो इस प्रोविजन का उल्लंघन करेगा, जो भी इसको ब्रीच करेगा, शैल बी एन ऑफेंस, तो वो एक जुर्म माना जाएगा, पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और जो कानून है, यानी पार्लियामेंट एक एक्ट पास करेगी, कानून पास करेगी, और उसके तहत जो है सजा दी जाएगी अगर कोई इस तरीके से करता है तो ये आपका क्लॉज 1 है। क्लॉज 2 कहता है, ये क्लॉज 2 जो है इसका एक्सेप्शन है, यानी ये तो नहीं हो सकता, लेकिन सरकार के पास स्टेट जो, यानी यहाँ पे स्टेट का मतलब आर्टिकल 12 में जो स्टेट को डिफाइन किया गया है, वो क्या कर सकता है? कुछ जो सर्विसेज है उनको कंपलसरी कर सकता है पब्लिक पर्पस के लिए। पब्लिक पर्पस का मतलब जैसे मान लो कोई आपने जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम करवाना है, या पब्लिक के गुड में कोई काम करवाना है जिससे पब्लिक का भला हो, तो कुछ लोगों पर कंपलसरी सर्विसेज डाली जा सकती है कि आपको ये काम करना है क्योंकि ये पब्लिक गुड में है। ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेज। तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इस आर्टिकल के अंदर कि ये सब चीज़ें जो है मना है, लेकिन जो स्टेट है उसके पास पावर होगी, और ये जो है इसको इम्पैक्ट नहीं करेगा कि किसी के ऊपर कंपलसरी सर्विस डाली जा सके स्टेट या पर्पस के, पब्लिक पर्पस के अंदर, यानी जो जनता है उसके हित में। इन इम्पोजिंग सच सर्विसेज, लेकिन जब ये सर्विसेज जो है इम्पोज की जाएंगी किसी के ऊपर या कुछ लोगों के ऊपर, तो स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ये रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के बेसिस पे। यानी ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर लोगों को मान लिया कि ये इस जाति का है और इसलिए इसको यही काम करवाना है कंपल्सरी सर्विस में, ये इस जाति का इस वजह से इसको यही काम देना है।
तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। तो ये रिलीजन, रेस, कास्ट और इनके बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जब भी ये कंपल्सरी सर्विसेज करवाने की बात आएगी। ठीक है, तो ये आपका मेन जो आर्टिकल था वो था। उसका इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। तो ये 23 के 1 में क्या बताया गया, एक प्रोटेक्शन दी गई है और ये प्रोटेक्शन सिटीजन को भी अवेलेबल है, नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है। इसका मतलब जो इंडिया में रहता है, इंडियन सिटीजन है, उसके साथ भी ये ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती और कोई अगर नॉन सिटीजन है तो उसके साथ भी ये ट्रैफिकिंग नहीं होगी। प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज प्राइवेट पर्सन। अब ये रेमेडी किसके लिए, किसके अगेंस्ट अवेलेबल है, यानी जो पर्सन होगा वो स्टेट के खिलाफ भी कोर्ट में जा सकता है और कोई प्राइवेट पर्सन है वो भी अगर उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो उसके खिलाफ भी वो कोर्ट में जा सकता है। यानी अगर मान लो किसी ने किसी मजदूर को एम्प्लॉय किया और उसको मिनिमम वेज जो है उससे नीचे दे रहा है या उससे ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, तो भी ये कह रहे हैं कि प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी ये राइट जो है अवेल किया जा सकता है और वो कोर्ट जा सकता है। तो ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग का मतलब क्या होगा मैंने आपको ये समझा दिया था, और बैगर का मतलब क्या हो ये भी बता दिया था, फोर्स लेबर का मतलब बता दिया था। और जो इन इस तरह के एक्ट्स को, एक्सप्लॉयटेशन के एक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए स्टैच्यूट यानी एक्ट्स बनाए गए वो कौन कौन से हैं, तो यह इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो ये सब एक्ट्स बनाए गए हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ को, एक्सप्लॉयटेशन की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। तो आप देखेंगे भी कि इमोरल ट्रैफिकिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ये बॉन्डेड लेबर को हटाने की बात हो रही है, मिनिमम वेजेस फिक्स करने की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो इस तरह से काम करें उसकी बात हो रही है, और इक्वल रिम्यूनरेशन जो है सबको बराबर पे मिले इसके बारे में भी बात हो रही है। तो ये सारे एक्ट ऊपर जो है हमें जो भी ये एक्सप्लॉयटेशन की एक्टिविटी है उसको खत्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए बनाया गया। और 23 का 2 जो था वो एक्सेप्शन था कि स्टेट जो है कंपलसरी सर्विस जो है पब्लिक हित में, पब्लिक पर्पस के लिए किया जा सकता है। इसके अंदर कुछ एग्जांपल मैंने लिख दिया है यहाँ पे, जैसे नेशनल डिफेंस हो गया, रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, अगर इलिटरेसी हटानी है, जैसे आज साक्षरता हटानी है, मतलब जो अनपढ़ लोग हैं उनको पढ़ाना है, कभी कभार हो सकता है उनकी मर्जी के खिलाफ उनको पढ़ाना पड़े, तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो पब्लिक हित में, पब्लिक गुड के अंदर, पब्लिक पर्पस के लिए किया जा सकता है। स्मूथ रनिंग ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, तो जैसे पब्लिक यूटिलिटी की सर्विसेज हैं, वाटर हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, इलेक्ट्रिसिटी और पोस्टेज हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए कंपल्सरी सर्विस जो है लगाई जा सकती है और लोगों को इस काम में लगाया जा सकता है। इन मेकिंग एनी सर्विस कंपल्सरी फॉर द पर्पज द स्टेट हैज़ हाउएवर बीन डिबार्ड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, रेस और कास्ट और क्लास के बेस में, तो जो कि हमने ऊपर भी बात की थी। तो ये आपका आर्टिकल 23 है और 23-24 के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले साल में, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। 23 बहुत ही सिंपल है। 23 कहता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो जो भी 14 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको आप किसी फैक्ट्री में या किसी माइन में या किसी दूसरे तरह के हजार्डियस, जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं, जो हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं बच्चों के, उसमें एम्प्लॉय नहीं करना है। तो ये भी याद रखने का एक तरीका जो माइंड में आता है, ये 14 ईयर्स है और ये 24 है। तो 14 साल के बच्चों के लिए जो आर्टिकल बना हुआ है, 24 आर्टिकल बना हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं कि इस आर्टिकल में जो भी बच्चे 14 साल से नीचे के हैं उनको आप क्या है किसी फैक्ट्री, माइन या किसी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगा सकते। यहाँ से एक चीज़ और भी बात सामने आ रही है कि फैक्ट्री, माइन और हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट जो है ये ऐसे एम्प्लॉयमेंट है जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ से ये बात सामने आती है कि अगर बच्चे को नुकसान नहीं हो रहा तो उस तरह की एक्टिविटीज़ में उसको लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। आर्टिकल 24 जो है वो आर्टिकल 39 की ई और एफ में भी कुछ ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं जो बच्चों के हित के लिए हैं। तो जैसे कि बोला है कि डीपीएसपी है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी स्टेट कोशिश करेगा, स्टेट का मतलब जो आर्टिकल 12 में डिफाइन किया है कि जब भी वो अपनी पॉलिसी बनाए तो उसके अंदर बच्चों की टेंडर एज का, जो टेंडर मतलब जो छोटी उम्र होती है, उसका ध्यान रखा जाए और ऐसा ध्यान में रखा जाए कि वो अब्यूज़ ना हो, अब्यूज़ मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। And children are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength.
और उन बच्चों के साथ ऐसा ना हो कि मान लो उनकी इकोनॉमिक नेसेसिटी है, उनको पैसे की ज़रूरत है, उस वजह से वो ऐसे एवोकेशन यानी ऐसे धंधे में या काम में चले जाएं जो उनकी एज और स्ट्रेंथ यानी उसकी जो क्षमता है उसके विरुद्ध हो, यानी उनको सूट ना करे। मान लो कोई बच्चा है, कोमल है, उसको ऐसे पत्थर तोड़ने के लिए या किसी और काम में, जैसे जिसमें उसको फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो उसका हैम्पर हो, बाधित हो, ये इस तरह की एक्टिविटी में उसको एम्प्लॉय नहीं करना है। ये चीज़ का ध्यान में रखना है स्टेट को जब भी वो अपनी पॉलिसी बनाए तब। जो एफ है वो कहता है कि चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज फैसिलिटी टू डेवलप इन ए हेल्दी मैनर। जो छोटे बच्चे हैं या बच्चे हैं उनको पूरी जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अवसर मिलना चाहिए और फैसिलिटी मिलनी चाहिए ताकि वो स्वस्थ तरीके से बढ़ सकें और उनकी ग्रोथ हो सके। एंड इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, और उनको जो भी है पूरी आज़ादी हो, डिग्निटी मतलब अपने सम्मान के साथ काम करने की, बढ़ने की और डेवलप करने की आज़ादी हो। ये इस तरह की चीज़ों को भी जो है प्रमोट करने के लिए बात की गई है। एंड द चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और जो छोटे बच्चे हैं या वो उनकी जो युवा अवस्था है उसमें भी वो एक्सप्लॉयटेशन से बच सकें, ये इस तरह की पॉलिसी जो है वो स्टेट को बनानी है, ये बताया गया। अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल अबेंडमेंट, और किसी तरीके का जो मोरल है उसके अगेंस्ट ना हो। तो ये एक रिलेटेड इसलिए लग जाता है, कभी कभार क्या होता है कि आपको पता हो कि जो चाइल्ड के रिलेटेड और कहाँ पे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी कि अगर जो आर्टिकल 24 है वो प्रोहिबिट क्या करता है कि किसी तरह के हजार्डियस एक्टिविटी में उसको नहीं लगाना है, लेकिन जो हार्मलेस यानी किसी तरह से नुकसान नहीं देते हैं और इनोसेंट वर्क है, जो सिंपल चीज़ें हैं और वो बच्चा कर सकता है, इंजॉय करके कर सकता है, तो उसमें भी उसमें लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 23 और 24 था जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन था। अब हम बात करेंगे राइट ऑफ राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी रिलीजियस फ्रीडम की हम बात करेंगे। ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में दिया हुआ है। तो 25 से स्टार्ट करते हैं, एक बार ये देख लेते हैं कि 25, 26, 27, 28 कहता क्या है। 25 में दे रखा है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, यानी आप अपनी जो सी इच्छा है, जो आपके बिलीव्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकें। फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, जो आप अपना रिलीजन है उसको जो भी मानना चाहते हैं उसको मान सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं यानी उसको अपने आचरण में ला सकते हैं, और प्रोपेगेशन और लोगों को बता भी सकते हैं, उसको प्रमोट भी कर सकते हैं, दूसरों को भी बोल सकते हैं कि आप इसको फॉलो करें। सिर्फ बोलना है, जबरदस्ती नहीं करना है। 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो यहाँ पे जो भी आपका रिलीजियस अफेयर होगा, यानी जो भी आप अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जैसे भजन संध्या ऑर्गेनाइज करते हैं लोग, या कोई और दूसरी चीज़, तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज की है, तो आपको फ्रीडम होगी उसको मैनेज करने के लिए। दूसरा, अगर आप कोई आपका इंस्टीट्यूशन है तो उसको आप किस तरीके से करेंगे, उसको किस तरह से चलाएंगे, इस तरह की फ्रीडम भी दी गई है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन और एनी पर्टिकुलर रिलीजन, तो ये भी बता रखा है कि जो टैक्सेस या चीज़ें हैं, मतलब सरकार जो है किसी तरह का टैक्स नहीं लगाएगी किसी के रिलीजियस एक्टिविटी में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं इसके, तो वो भी हम देखेंगे। 28 करता है फ्रीडम फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कुछ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वहाँ पे ले। ठीक है, तो अटेंडेंस मतलब कि वहाँ पे लेने के लिए बाध्य नहीं है, जो कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप जो है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दिया गया है। तो डिटेल में हम अभी नीचे देख ही लेंगे। तो 25 से स्टार्ट करते हैं। 25 आपका फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्रीडम फॉर फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन है। तो ये क्या कहता है, ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू। ऑल पर्सन मतलब सारे पर्सन, यहाँ पे जो है पर्सन वर्ड यूज किया गया तो सिटीजन वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब सभी जो भी है, सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों ही, आर इक्वली इंटाइटल्ड, सभी इक्वली इंटाइटल्ड है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, एंड राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, अपने रिलीजन को प्रोफेस यानी अडॉप्ट करने के लिए, प्रैक्टिस उसको जो भी आप जिस तरह से उसको एग्जिबिट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या आप काम करते हैं उसके अंदर, रिलीजन बोलता है कि अगर इस तरह से करना है तो आप उस तरह से करेंगे। प्रोपेगेट और उसको आगे बढ़ावा देने के लिए, ये सारी चीज़ों की फ्रीडम है, सब्जेक्ट टू
लेकिन कंडीशन क्या है कि वो पब्लिक मोरालिटी या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ नहीं होना चाहिए, मोरालिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, किसी की हेल्थ को नुकसान नहीं पड़ना चाहिए। द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यानी जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर बाकी फ्रीडम दिए हुए हैं उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें जो भी ध्यान में रखनी है। इसके अंदर एक दो चीज देख लेते हैं कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब कहता है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मींस द राइट टू फॉलो वंस बिलीफ। तो आप जो मानते हैं, जिस तरह के आपकी भावनाएं हैं, इन मैटर्स ऑफ रिलीजन एंड मोरालिटी, कि ये चीज जो है मेरे रिलीजन के अकॉर्डिंग है, या मेरा रिलीजन जो मैं जिसको मानना चाहता हूँ मैं उसको मान सकता हूँ। और दूसरा मोरालिटी, मैं इस चीज़ को अच्छा मानता हूँ, ये चीज़ को गलत मानता हूँ, तो वो आपकी इच्छा है। उससे अगर किसी पब्लिक ऑर्डर में, मोरालिटी में, हेल्थ में इस तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो आप उसको फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं, उसको आप अपना सकते हैं। दैट ए पर्सन में चूज एनी रिलीजन, कोई पर्सन जो है किसी भी रिलीजन को चूज कर सकता है। मे चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, या किसी रिलीजन को वो ना चूज करना चाहे, ना ही अपनाना चाहे, तो वो उसकी भी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के अंदर आती है। दैट द एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल कन्विक्शन ऑफ रिलीजियस बिलीफ इज अलाउड बोथ इन वर्ड्स एंड एक्शन, यानी जो भी मैं भगवान को मानना चाहूँ या नहीं मानना चाहूँ, किसी भी रिलीजियस बिलीफ को मानना चाहूँ नहीं मानना चाहूँ, तो वो दोनों तरह से, पूरी तरह से, वर्ड्स और एक्शन मतलब कि ये बोल के भी और अपने एक्शन के अंदर भी उसको अडॉप्ट कर सकता हूँ। इसकी फ्रीडम जो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस देता है। राइट टू प्रोफेस का मतलब है कि डिक्लेयर करना, कि खुले तौर पर पब्लिकली डिक्लेयर करना कि मैं इस धर्म को मानना चाहता हूँ, तो आपको ये भी आज़ादी है। राइट टू प्रैक्टिस मतलब परफॉर्मेंस, जब आप किसी चीज़ को, एक्ट को परफॉर्म करते हैं, मान लो रिलीजन ये बोलता है कि इस तरीके से करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, या मस्जिद में किसी को बोलता है कि मस्जिद में जाकर नमाज करनी चाहिए, तो ये सारे आपके प्रैक्टिस की बातें हो गई जो आप करते हो काम। राइट टू प्रोपागेट का मतलब स्प्रेड करना और पब्लिसाइज करना, यानी जब आप दूसरे को बोलते हैं कि ये धर्म ऐसा बोलता है और आप उनको प्रोत्साहित करते हो, प्रोपागेट करते हो, बताते हो अपने धर्म के बारे में, तो ये सब चीज़ें भी अलाउड है। इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन, लेकिन जो फोर्स्ड कन्वर्जन है, प्रोपगेट का मतलब ये कि आप उसको पब्लिसिटी कर सकते हो अपने धर्म की, उनके बारे में लोगों को बता सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट करो, क्योंकि आप कन्वर्ट करोगे तो उसके जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, यानी उसके जो बिलीव्स हैं, वो जो मानना चाहता है उसके अगेंस्ट चला जाएगा, और वो एक वायलेशन हो जाएगा आर्टिकल 25 के 1 की, जो हमने फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की बात की है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा डिटेल जो मैंने आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं इसके क्लॉज 2 की। तो क्लॉज 1 के अंदर ये फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, और जो भी अपनी मर्जी के हिसाब से रिलीजन वो प्रोफेस करना चाहे, प्रैक्टिस करना चाहे या प्रोपगेट करना चाहे, वो उसके बारे में बताया गया। सब्जेक्ट टू कि ये चीज़ें लेकिन वॉलेट नहीं होनी चाहिए, ये आपका रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो लगा हुआ है। तो 2 के अंदर बोल रहे हैं, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। तो कह रहा है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें तो करने के लिए आज़ादी दी हुई है, लेकिन जो स्टेट है, ठीक है, या कोई अभी एग्जिस्टिंग लॉ है, जो क्या करता है, इस रिलीजियस फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करता है या रेगुलेट करता है। किसके रिस्पेक्ट में? कोई इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या दूसरी सेकुलर एक्टिविटी को। तो ये जो है, इसको किसी तरह से इम्पैक्ट नहीं करेगा, या ये वैलिड रहेगा। तो रेस्ट्रिक्शन कैसे हो सकती है कि मान लो कोई मंदिर है, उसके अंदर जो है इस तरह से रिलीजियस फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस दिया हुआ है, वहाँ पे लेकिन बोला कि स्टेट ने बोला कि जो कमेटी बनेगी, एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी जो है उस एरिया का ध्यान रखेगी। तो ये भी एक तरीके का रेगुलेशन है, यानी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड या कोई दूसरी सेकुलर एक्टिविटी है उससे रिलेटेड रिलेटेड जो है रिलीजियस फ्रीडम के, उसको रेगुलेट किया जा सकता है। इकोनॉमिक से रिलेटेड ये हो सकता है कि मान लो वहाँ पे कुछ पैसे आते हैं, तो उस पैसे को प्रॉपर तरीके से जो है उसका अकाउंट रहे, वो क्लियर रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। तो इस तरह की चीज़ें जो है सरकार अगर चाहे बाय लॉ बनाकर, और या कोई एग्जिस्टिंग लॉ अभी भी है, तो वो इस तरह का लॉ जो है वैलिड माना जाएगा, वो आपके राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर ब्रीच नहीं माना जाएगा, वो उसके खिलाफ नहीं माना जाएगा। प्रोवाइडिंग फॉर, एक तो ये बात होगी, दूसरी बात होगी प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर। तो अगर सरकार चाहे, आपका रिलीजियस फ्रीडम है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर चाहे तो आपके रिलीजन में कोई ऐसी बात है जो सोसाइटी के खिलाफ है,
तो सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए वो रेगुलेट किया जा सकता है कोई लॉ बना के। यानी स्टेट जो है कोई लॉ बनाएगा और उस तरह के सोशल रिफॉर्म्स के लिए उस तरह की जो कुरीतियाँ हैं या कोई इस तरह की कोई बात है जो सोशल रिफॉर्म में या सोशल वेलफेयर में की जा सकती है, वो भी किया जाएगा या किया जा सकता है स्टेट द्वारा। Throwing open of Hindu religious institution of public character to all classes and section of Hindus। दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू का कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और वो सबके लिए ओपन नहीं है और वो पब्लिक नेचर का है, यानी मान लो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कोई मंदिर है जहाँ पे जैसे भी अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी जहाँ पे शायद फीमेल्स को, महिलाओं को जो है एंट्री अलाउड नहीं थी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर इसी तरह का कोई मंदिर है जो पब्लिक नेचर का है, पब्लिक नेचर मतलब कि नहीं, आम जनता को वहाँ पे जाने का ऑप्शन होना चाहिए और या वहाँ पे पब्लिक करेक्टर का है, तो उसमें जो है बाकी लोगों के जो सेक्शंस हैं, मतलब हिंदू के और भी जो है बाकी किसी भी क्लास के हैं, ऊपर नीचे जो भी हमारे क्लास व्यवस्था बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग अगर माने तो उन सबको ही अलाउ किया जाएगा। इस तरह की चीज़ें रेगुलेट करने के लिए भी बाय लॉ बनाया जा सकता है या किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो एक्सप्लेनेशन में यही बताया कि जो वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपांस है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो सिख होते हैं, सिख भाई बंधु जो होते हैं वो कृपान जो है कैरी कर सकते हैं, तो उनको जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये एक्सप्लेनेशन देके बताया गया कि उनके ये रिलीजन का पार्ट माना जाएगा, तो इसीलिए वो जो है उनको अलाउ किया गया है। दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर बोल रहे हैं कि जो हिंदू वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, तो हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं है, इसके अंदर जो सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, ये रिलीजन भी इंक्लूड होता है। तो कोई यानी बुद्धिस्ट का या सिख का या जैन का भी कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और वो सबके लिए ओपन नहीं है और पब्लिक करेक्टर का है, तो उनके लिए वो ओपन किया जा सकता है। ये भी जो है बात बताई गई है या ये एक्सप्लेनेशन डाला गया है। तो हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं है, उसके अंदर सिख, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन भी इंक्लूडेड है। उनका भी कोई अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूट है तो वो भी जो है इस तरह के लिए सबके लिए ओपन किया जा सकता है, इसकी बात है। तो ये आपका आर्टिकल 25 था। 26 देख लेते हैं। 26 देता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो आपका जो रिलीजियस अफेयर होगा, यानी आपका कोई इंस्टीट्यूशन है जिसको आप फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हैं, उसकी फ्रीडम दी गई है। तो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो वही जो 3 कंडीशन तो वही ऊपर जो बताए गए थे वही दिए हुए हैं कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, मोरालिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए और हेल्थ भी जो है किसी के इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ये सब अगर आप नहीं ब्रीच करते हैं तो एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, तो रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है इसकी बात मैं बताऊंगा अभी। एंड एनी सेक्शन देयर ऑफ, और उसका कोई पार्ट भी, शैल हैव द राइट, उसको क्या राइट होगा। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब कि कोई एक ग्रुप है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है जो किसी एक तरह के धर्म को या बिलीफ्स को मानते हैं। ठीक है, उनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक कॉमन नेम है, जैसे कि रामा कृष्ण मिशन। तो ये रामाकृष्ण मिशन एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या होता है कि एक तरह की पद्धति को ये मानते हैं, एक तरह के बिलीफ को ये मानते हैं, इनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है और ये इनका एक डिस्टिंक्टिव यानी एक यूनिक नेम है। तो जब इस तरह की चीज़ होती है और वो जो है उसके आप पार्ट है, तो आप क्या है उस रिलीजियस डिनोमिनेशन के पार्ट माने जाएंगे या आप उस रिलीजियस डिनोमिनेशन को फॉलो करने वाले माने जाएंगे। तो यही बताया कि अगर इस तरह का कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है तो, और या उसका कोई सेक्शन है, सेक्शन मतलब कि कोई पार्ट है, तो उनको क्या राइट होगा यहाँ पे, यानी बेसिकली ये जो राइट दिया गया है ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। तो कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन टू जो होगा उसके पास क्या राइट है, टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। तो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए किसी इस तरह के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश और मेंटेन किया जा सकता है। यानी उसको स्टैब्लिश करके, उसको आप पहले स्टैब्लिश करने का भी राइट है, दूसरा मेंटेन करने का राइट भी है। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, तो वो उसके जो भी रिलीजियस मैटर होंगे उसको वो मैनेज कर सकता है। ओन एंड एक्वायर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर वो चाहे तो कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों तरह की प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल आप जानते ही हैं, मूवेबल मतलब जैसे कि स्कूटर हो गया, कार हो गई, इमूवेबल मतलब जमीन हो गई, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को वो खरीद भी सकते हैं और अपने नाम पे रख भी सकते हैं। एडमिनिस्टर
सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और कानून के तहत उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि बेचना है, कुछ और करना है, या उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो वो सब लॉ के तहत जो है वो सब किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उनको यहाँ पे राइट दिया गया है आर्टिकल 26 के अंदर। ठीक है, तो रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है मैंने बता दिया। 25 और 26 में क्या डिफरेंस है, देखिए 25 जो है वहाँ पे आपका फ्रीडम ऑफ कंसाइंस था, और आप जो भी धर्म चाहें उसको अपना सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, ये बताया गया था। तो ये राइट जो था आपका पर्सन के लिए था। जबकि यहाँ पे 26 में जो राइट दिया गया वो रिलीजियस डिनोमिनेशन को दिया गया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिया गया। यहाँ पे जो आपका 25 था वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, ये सब हेल्थ तो था ही, जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ है। लेकिन 25 के अंदर एक एडिशनल ये था कि जो दूसरे प्रोविजन है फंडामेंटल राइट के, वो भी वॉयलेट नहीं होने चाहिए। तो वो भी रेस्ट्रिक्शन 25 में थी, लेकिन यहाँ पे 25 में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई, क्योंकि ये इंडिविजुअल नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस वजह से ये यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, 27 देख लेते हैं आर्टिकल। आर्टिकल 27 क्या कहता है, ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस, किसी भी पर्सन को टैक्स पे करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, द प्रोसीड ऑफ विच, जिसका प्रोसीड यानी जो पैसा इकट्ठा है वो कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, specifically appropriated in payment of expenses for promotion of maintenance of any particular religion or religious denomination। जिसका पैसा अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को या रिलीजियस डिनोमिनेशन के प्रमोशन या मेंटेनेंस पे लगाया जा रहा है, तो इस तरीके से इस टैक्स को किसी को भी बाध्य नहीं किया जाएगा देने के लिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है तो वो किसी भी पर्टिकुलर तरह के रिलीजन पे या रिलीजियस डिनोमिनेशन पे या ऑर्गेनाइजेशन को के ऊपर खर्च किया नहीं जा सकता। एनी पर्टिकुलर वर्ड इंपॉर्टेंट है कि किसी, अगर मान लो टैक्स का पैसा है, तो टैक्स का पैसा इकट्ठा करने के बाद उसको जो है किसी एक धर्म के लिए, किसी धर्म के फेवर में इस्तेमाल नहीं किया सकता। ये छोटा छोटा या मोटा मोटा मतलब है। तो आर्टिकल 27 स्पेल्स आउट द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ स्टेट। तो एक तरीके से यानी ये क्या कहता है आर्टिकल 27, ये आर्टिकल 27 ये कहता है कि जो स्टेट है, स्टेट जो आर्टिकल 12 में डिफाइंड है, वो सेकुलर रहेगा, वो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। तो जैसे कि बताया ना कि टैक्स का पैसा हुआ, टैक्स का पैसा कौन इस्तेमाल कर सकता है, वो स्टेट इस्तेमाल कर सकता है। तो स्टेट जो है वो प्रमोशन में किसी एक धर्म के, किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमोशन में, उसके मेंटेनेंस में टैक्सेस को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इससे ये क्या पता चलता है कि प्रोहिबिट कर रहा है कि जो स्टेट है वो सेकुलर रहेगा, वो सब धर्म को इक्वली ट्रीट करेगा। इट मीन्स दैट स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। तो इसका ये भी मतलब निकलता है कि स्टेट का अपना कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, और वो सब रिलीजन को क्या करेगा, इक्वली ट्रीट करेगा, या इक्वली उनको अपना काम करने देगा, उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। आर्टिकल 27 प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग, किसी भी रिलीजन को फेवर करने से, सपोर्ट करने से, किसी एक रिलीजन को दूसरे के ऊपर सपोर्ट करने से या फेवर करने से मना करता है। लेकिन इस टैक्स को किस लिए इस्तेमाल किया सकता है, द टैक्सेस कैन बी यूज फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन। तो क्योंकि सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना है, तो ये जो पैसा है, ये जो टैक्सेस हैं, ये सभी के लिए, सभी रिलीजन के लिए इक्वली उनको सपोर्ट करने के लिए लेकिन इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के फेवर में नहीं किया जा सकता, लेकिन सबके मेंटेनेंस और सबके सपोर्ट के लिए, प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। आर्टिकल 27 प्रोहिबिट्स द लेवी ऑफ टैक्सेस बट नॉट फीस। तो टैक्सेस जो है वो स्टेट नहीं लगा सकता जिसका एक पर्टिकुलर धर्म के ऊपर खर्चा हो सके टैक्सेस को कलेक्ट करने के बाद, लेकिन फीस लगाया जा सकता है। फीस का मतलब क्या होता है, टैक्सेस और फीस में क्या फ़र्क है। देखिए टैक्सेस तो आपने, सरकार ने आपको टैक्स लगा दिया कि देना ही देना है। टैक्सेस में सरकार आपके लिए कुछ करे ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फीस क्या है, फीस जब सरकार आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है या कोई सर्विस प्रोवाइड कर देती है, सर्विस जैसे मान लो कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कुछ भी है, उसके अंदर मान लो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट स्टेट ने कर रखा है, तो वो एक फ़ीस चार्ज कर सकती है। तो ये एक एग्जांपल है जो मेरे माइंड में आ रहा है
ये फीस और टैक्सेस के बीच में आपको डिफरेंस समझा सकता है। तो फीस का मतलब जब सरकार आपको किसी तरह से सपोर्ट कर रही है, कुछ वो कर रही है, और वहाँ पे जो उसकी ड्यूटी है वही सपोर्ट कर रही है, फेवर नहीं कर रही है आपको। जो उसकी सरकार की ड्यूटी, जैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, किसी दूसरे तरह की फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, तो उसके रेगुलेट करने के लिए आपसे फीस चार्ज किया जा सकता है। द पर्पज ऑफ फीस इज टू कंट्रोल सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो इसका पर्पज क्या होता है फीस लेने का, कि आपका जो सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आपको मैंने अभी एग्जांपल बताया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी हो सकता है, तो उसको सेकुलरली जो एडमिनिस्ट्रेशन रखने के लिए, ताकि वो वायलेट ना करे, या उसको कोई जो हम एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सरकार कोई फैसिलिटी दे रही है, पर्पज़ ये है कि उसको कंट्रोल कर सके। नॉट टू प्रमोट मेंटेन रिलीजन, और ना सरकार का ये एम नहीं है कि उसको उसके रिलीजन को ओवरटेक कर ले, या उसको अपने हाथ में ले, या किस तरह से सपोर्ट करे या मेंटेन करे। सिर्फ ये है कि कंट्रोल करना, सेकुलर एक्टिविटी उसकी बनी रहे, ये होता है। फीस कैन बी लेविड ऑन पिलग्रिम्स टू प्रोवाइड देम सम स्पेशल सर्विस और सेफ्टी मेजर। तो जैसे कि बहुत सारे आपके पिलग्रिम्स होते हैं, यानी जो आप किसे क्या क्या कहते हैं इसको, तीर्थ होते हैं आपके। तो तीर्थ में जो है कई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, कई सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जैसे मान लो कि कुंभ लगता है, कुंभ में वहाँ पे सरकार ने क्या किया, अरेंजमेंट सारा किया, तो वहाँ पे कुछ छोटी मोटी फीस, या जो भी स्टेट चाहे उस तरह की फीस लेवी की जा सकती है, ये बताया गया है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरप्रिटेशन में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है, और जजमेंट्स में वेरियस जजमेंट जो हैं कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उसमें से ही ये लिया गया है। चलिए आर्टिकल 28 देख लेते हैं। 28 कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे किस तरीके से रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को लेने की आज़ादी है, या वहाँ पे जो भी रिलीजियस वर्शिप होती है, पूजा होती है, आप किस तरीके से आज़ादी है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो फ्रीडम है उसके बारे में। No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund। तो ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो पूरी तरह से स्टेट के फंड से मेंटेन हो रहा है, वहां पे क्या होगा, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड। वहां पे कोई भी धार्मिक जो इंस्ट्रक्शन है वो नहीं दी जाएगी, कंप्लीटली बैन है। इसका रीजन क्या है, जो स्टेट है उसको सेकुलर रहने के लिए बोला गया है, या स्टेट का सेकुलर कैरेक्टर रखने के लिए बोला गया है। उसका कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगा, ऑफिशियल कोई रिलीजन नहीं होगा, सॉरी लैंग्वेज नहीं, रिलीजन नहीं होगा। तो इस वजह से अगर उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, तो स्टेट जहाँ पे पूरी तरह से किसी इंस्टीट्यूशन को फंड कर रहा है, उसको चला रहा है, वहाँ पे ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है या मना है। नथिंग इन क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन बताया गया है। एक्सेप्शन क्या है कि एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट बट हैज बीन इस्टेब्लिश अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट विच रिक्वायर्स दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन। तो ये लेकिन कह रहा है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर स्टेट जो है वो पूरी तरह से फंड कर रहा है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो वहां पे तो कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। लेकिन जो रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो कैसे स्टैब्लिश हुआ है, एंडोमेंट या ट्रस्ट स्टैब्लिश हुआ है। एंडोमेंट और ट्रस्ट क्या होता है कि मान लो कोई पर्सन है, वो मरा, अपनी वसीयत के अंदर उसने लाखों करोड़ों रुपए छोड़ के गया, और उससे बोला गया कि उस लाखों करोड़ों रुपए से जो भी पैसा आएगा, इंटरेस्ट हो गया, या मान लो उसे किसी बिजनेस में लाया, उससे प्रॉफिट आ रहा है, तो किसी तरह से भी उससे जो भी प्रॉफिट आ रहा है उस पैसे से एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये, अगर ये ऐसे पैसे से वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया गया है, तो वहाँ पे रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन है वो दिया जा सकता है। ये बताया, क्योंकि स्टेट जो है वहाँ पे फंड नहीं कर रहा, स्टेट का रोल नहीं है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट पूरी तरह से एंडोमेंट या ट्रस्ट से बना हुआ है, तो इस वजह से वहाँ पे दिया जा सकता है। नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड। तो अब देखिए, अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात की गई, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात की जो पूरी तरह से स्टेट के फंड से चल रहा है,
फिर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात की गई जो एक एंडाउमेंट या ट्रस्ट से बना हुआ है। अब ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं जो सरकार रिकॉग्नाइज करता है या रिसीव करता है ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टेट से फंड। shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such instruction। तो कोई भी पर्सन कह रहे कि नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अगर इस तरह के इंस्टीट्यूट को वो अटेंड कर रहा है तो वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को या रिलीजियस वर्शिप को अटेंड करने के लिए बाध्य नहीं है जब तक अनलेस सच पर्सन, और अगर माइनर तो उसका गार्डियन, कंसेंट देयर टू, यानी जब तक किसी पर्सन की मर्जी नहीं होगी तो इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर उसकी मर्जी के विरुद्ध, उसके मर्जी के खिलाफ उसको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप के लिए नहीं बोला जा सकता। ये बताया गया यहाँ पे, ठीक है। तो यानी आपके चार कैटेगरी हो गए। तो ये चार कैटेगरी को मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। एक कैटेगरी होगी आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जो होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड है, तो यहाँ पे क्या है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। दूसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेट बाय द स्टेट, जो स्टेट है उसको एडमिनिस्टर कर रहा है, यानी उसको चला रहा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के पास है, लेकिन वो स्टैब्लिश कैसे हुआ है, वो रिलीजियस एंडाउमेंट या ट्रस्ट से स्टैब्लिश हुआ है। तो वहां पे क्या होगा, परमिटेड है, पूरी तरह से परमिटेड है यहाँ पे। फिर है रिकॉग्नाइज बाय स्टेट, अगर स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहा है तो वहां पे परमिट कब होगा, जब कंसेंट होगी, जब जो वहां पे पर्सन है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आ रहा है वो कंसेंट देता है तभी उसको जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। और अगर एड भी जो है स्टेट फंड से मिल रहा है उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तभी कंसेंट के ऊपर ही वो परमिट किया जा सकता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को। तो ये ब्रीफ में यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में मैंने बता दिया। और हाँ, ये बात होगी। आर्टिकल 28 ग्रांट्स फ्रीडम टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या है, चार तरह की कैटेगरी है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो ये आपका 28 तक था, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम जो आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसके अंदर हम बात करेंगे आर्टिकल 29, 30 की और 32, तो इसके हम डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।